नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज के बड़ी बहस में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री संविधान को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही क्यों ना आ जाए, कोई संविधान को बदल नहीं सकता। और संविधान बदलने का सवाल ही नहीं है। कभी संघ या बीजेपी का ये एजेंडा भी नहीं रहा है। भले लोग प्रचारित करते रहे हैं कि बीजेपी जब आएगी तो दंगे फैलेंगे। क्या 10 वर्षों में कहीं कोई दंगा हुआ क्या? इतने प्रदेशों में बीजेपी की सरकार रही है, कभी दंगा फैला क्या? कभी अल्पसंख्यक को इस आधार पर प्रताड़ित किया गया क्या कि आप अल्पसंख्यक हो? ये सारे लोग इस तरीके के नैरेटिव बनाते हैं, सेट करते हैं ताकि बीजेपी और संघ को बदनाम किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहली बार बीजेपी संघ को सीधे तौर पर जोड़ते हुए मोदी दिख रहे हैं। और दूसरी बात, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान को लेकर वो जो कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तब भी हम बदलने का सवाल ही नहीं है, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनके 10 वर्षों के शासनकाल में कुछ ऐसी बातें आई हैं सामने जिस वजह से ये बातें तो वो नहीं कह रहे हैं? चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ रही हैं, जो आरा विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस की शिक्षक प्रोफेसर हैं। जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पढ़ाई की है। उससे पहले वो इंजीनियर बनी है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी छोड़कर फिर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की और उसमें उच्च शिक्षा हासिल की है। वजह बिहार ही नहीं, इस देश की राजनीति और इस राजनीति के पीछे की राजनीति की समझ कैसे बन सके, इसके लिए लक्ष्मी लगातार प्रयासरत रही है, व्यवहारिक तौर पर भी और किताबी दुनिया से भी समझने की कोशिश की है। वो एक गजेटेड ऑफिसर्स की नौकरी छोड़कर प्रोफेसर की नौकरी भी इसलिए ज्वाइन की कि देश की राजनीति को हम समझ भी सके और देश की राजनीति में अगर भागीदारी योगदान करने की जरूरत हुई तो योगदान भी कर सके। तो हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ रही है। लक्ष्मी से ही समझना चाहते हैं कि 10 वर्षों में ऐसा क्या हुआ है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव तक इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहा है कि मोदी अब आएंगे, या मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, नारा के पीछे वजह यही है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ गई है। लक्ष्मी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। लक्ष्मी जी, सीधा सवाल आपसे कि ऐसा क्या हुआ है कि मोदी को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, संविधान बदलने का सवाल ही नहीं है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि विपक्ष या जो इस देश के जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है या गांव में भी जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं इन चीजों को लेकर बहस शुरू कर दिए हैं कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल सकते हैं। तो क्या वाकई में 10 वर्षों के दौरान मोदी ने कुछ ऐसा किया है जिससे जनता के अंदर या जो सोसाइटी इस बात को लेकर कैंपेन चला रही है कि भाई मोदी संविधान बदल सकते हैं, उसमें कुछ इनका व्यावहारिक पहलू कभी कुछ रहा है 10 वर्षों के दौरान? कोई प्रशासनिक निर्णय या फिर कुछ ऐसे इंडिकेटर जिससे ये माना जाए कि अगर 400 पार की जो ये बात कर रहे हैं वो अगर आए तो फिर पूरे संविधान को बदल देंगे? जी, देखिए, सरकार हो, जब व्यक्ति कोई जो है वो कथनी और करनी में फर्क हो सकता है। और कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना? तो मुंह से तो कोई कुछ भी कह सकता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे सरकार हो। लेकिन एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं उस पे पैटर्न देखने की बात होती है। और दूसरी बात है कि एक चीजें जो काम होती है ऑफिशियली होती है और दूसरा तरीका होता है अनऑफिशियली भी। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ जो है जो है कि ऑफिशियली ही किया जाए। सरकार जैसी संस्था अगर अनऑफिशियली भी चीजों को प्रोपागेट कर रही है तो भी जो है वो सोचने वाली बात है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि अनऑफिशियली भी बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है प्रोपेगेट करने के लिए। कार्ल मार्क्स ने, इतने बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, सभी जानते हैं उनको, उन्होंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात की है। तो मीडिया है, थॉट है, ये सारी चीज़ें जो हैं रिलीजन, ये सारे सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। और फिर उसी में आगे जाके ग्रैम्सी जो हैं
मार्क्सिस्ट जो है थिंकर आगे जाके वो बताते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेसी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्सन की चीज़ों को करने का तरीका जो है अगर किसी से करवाना है तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्सन अगर बात करें पहले, तो जैसे मान लीजिए कि मुझे आपसे कोई काम करवाना है और मैंने आपको हंटर चला के या कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई चीज़ करवा लिया और आप कर रहे हैं, करना पड़ रहा है आपको। और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेसी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्सन में तो वो सबको दिखता है कि भैया ये तो पूरा मतलब ब दबा के और वो करके धमका के और उस तरह से कर रहे हैं, तो वो तभी उसको लेके अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेसी जो है, सटल तरीके से, एकदम सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को, एजेंडा को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रोपेगेट करना, माइंड में बैठाना, माइंड में जो जनता के दिमाग में जो चीज़ें हैं, उसको हिट करना सबकॉन्शियसली, ये भी एक तरीका होता है चीज़ों को कराने का। ये समझने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेसी पे बहुत काम हो रहा है। जो आरएसएस जो बॉडी है बीजेपी के पीछे की, तो वो उस पे काम कर रही है। अब आते हैं कि क्या ये आधारहीन है बातें कि बीजेपी जो 400 प्लस की बात हो रही है कि आए और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया जाए, तो मैंने शुरू में बात कही थी कि एक्शन के पैटर्न को अगर समझे, बातों को हटा भी दें। मोदी जी ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट कहा है कि भीमराव अम्बेडकर जी भी अभी आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में संभव नहीं है चेंजेस। लेकिन हम एक्शंस पे आते हैं। तो 2014 से मोदी जी आए हुए हैं पावर में। उसके बाद से क्या हुआ है एक्चुअली चेंजेस जो है लॉ में, उसके अनुसार हम लोग बात करते हैं फैक्ट पे। तो किसान कानून जो 3 लाए गए थे, तो बीजेपी सरकार द्वारा ये कहा गया कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए है, फ़ायदे के लिए है। और किसान कह रहे हैं कि भैया हमसे तो पूछो यहाँ हमें फ़ायदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब आपने एसी रूम में बैठ के बना दिया। स्टेक होल्डर्स जो है उसमें हम लोग को नहीं पसंद है, हम लोग को नहीं चाहिए, इससे हम लोग को घाटा है। फिर अब इस सरकार का ये भी एक फीचर है कि बहुत अपने कदम जो है वो वापस नहीं लेना चाहती। लेकिन इतना विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, पूरे देश ने देखा, जान गई, कई सारी चीज़ें हुई, सरकार ने रेसिस्ट करके कील ठुकवा के रोड पे कि दिल्ली तक ना आए किसान, क्या-क्या कोशिशें नहीं हुई, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं एक लिमिट के पार हो गई है चीज़ें और इससे पूरी जनता जो है वो मतलब कहीं न कहीं इसके खिलाफ हो गई है, माहौल बन रहा है, तो उन्होंने मजबूरी में लास्ट में वापस लिया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है कुछ भी कानून बना दे रही है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्यों नहीं उनको पार्टिसिपेट करा के बातचीत करके कर रही है कि जो कुछ लोग हैं वहाँ पे कैबिनेट में या जो मोदी जी के आस-पास हैं वो लोग जो चाह रहे हैं मतलब कि मन में सोच लिया, ऊपर से सोच लिया जिसको बोलते हैं ना कि टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से सोच लिया और बस उसको ला देना है। और एक होता है बॉटम अप अप्रोच कि आप जो नीचे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके, पार्टिसिपेट करके और तब जा जो है चीज़ें ला रहे हैं अगर सहमति बनती है और इस तरह से करके। ये नहीं कि हमने ऊपर से सोच लिया और उसको लागू कर दिया। और फिर विथड्रॉ करना है वो ईगो की बात बना के कि हम विथड्रॉ नहीं करेंगे, भले जान चली जाए कितने लोगों की और सारी कुछ। तो फार्मर्स लॉ हमने देखा। उसके बाद इंडिया दैट इज़ भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फिर इसको भारत सब पे इतना लाने के लिए फ़ोकस क्यों, बवाल क्यों? इतना सारा प्रोग्रेसिव चीज़ें आप कर सकते हैं, करने को जो है हमारा देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कहाँ है, बहुत सारी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इतने सारी चीज़ों पे काम करना है और आप ये इंडिया दैट इज़ भारत मतलब भारत इस पे इतना फ़ोकस क्यों? इससे क्या गरीबी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। अ तो ये चीज़ें हैं। अब आडवाणी जी तो उन्हीं के हैं बीजेपी के और मोदी जी को लाने वाले और सब कुछ जो है सब जानते हैं। तो उन्होंने ही कुछ टाइम पहले कहा था कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का दौर चल रहा है। तो अब क्या कहा जाए? उसके बाद से अब ये कैसे मान लिया जाए कि ये इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने की मंशा नहीं है। संसद जो है नीतीश कुमार जी हालाँकि उस समय वो अलग हो गए थे बीजेपी से, तो उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी संसद बनवाने की उससे अभी काम चल सकता था, ठीक था वो। लेकिन पता नहीं पास्ट की जितनी चीज़ें हैं क्यों ख़त्म करना है? अ, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, उसपे काम हो सकता था और वो सेंट्रल विस्टा और सब कुछ जो है उसको एक नया पार्लियामेंट बनवाया गया। मतलब उसकी ज़रूरत मुझे आज तक समझ नहीं आई।
स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसको डेवलप उतने पैसे से और किया जा सकता था। तो फिर भी ये हो रहा है। तो मुझे लगता हर है कि सड़क, ये जैसे सड़क का जी, नाम बदलना, राजपथ को कर्तव्य पथ, इंडिया गेट का बिल्कुल, नाम बदलना, पूरा बिल्कुल। मतलब दिल्ली में जितनी पुरानी पहचान की सड़कें थी, सभी सड़कों का नाम बदल देना, नई पार्लियामेंट का भवन बनाना, वो सारी चीजें कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है। ये चीजें को जो भी पुरानी चीजें हैं, जो एक थॉट के तहत ही उस नाम भी दिया गया, एक थॉट के तहत ही चीजों को लोग स्थापित किए, वो सारी चीजें ये जी, बदल रहे हैं। चाहे वो रेलवे जी, स्टेशन का नाम क्यों नहीं हो, तो ये जो जी, बदलाव है वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि इनके अंदर में, क्योंकि वो बदलाव भी एक निश्चित एजेंडे के तहत दिख रहा है। तो ये लग रहा है कि ये जो इनका बदलाव का तरीका है, वो अब संविधान ही बचा है जिसको ये बदलना चाहेंगे। जी। तो वही मैं आ रही थी, अब एजेंडा पे मैं आ रही थी वही कि जो ये सरकार आई 2014 में बीजेपी की, तो ये हमें पता है कि कल्चरल एजेंडे पे आई है। इनका एक तरीके से ओपन था, ये कोई वो उसको बोलते हैं ना कि ओपन सीक्रेट या जो भी कह लें आप। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और वो सारी चीजें जो है, इकोनॉमी पे जोर, तो ये था ही नहीं, कल्चरल एजेंडे का था और उसको ये लोग पुश कर रहे हैं, है ना? कभी फास्ट कभी स्लो, लेकिन इसको उसी को पुश कर रहे हैं। अ, अब मॉब लिंचिंग जो है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, उत्तराखंड में ला दिया गया। मॉब लिंचिंग जिस तरीके से इस दौर में हुआ, चाहे झारखंड में हो, चाहे और जगह हो, तो ये अनऑफ़िशियली चीज़ें हो रही है, थोड़ी ना कोई जाके कह रहा है इस तरह से करके। लेकिन मैंने वही कहा कि अनऑफ़िशियली भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ऑफ़िशियली ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ उस तरह से करें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे फिर आते हैं बदलाव, और उसकी बात जो है, तो फंडामेंटल राइट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, उसको बदलना मतलब जो है, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कैटेगरी में रखा है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। अ, उसमें जो है आर्टिकल 19 की बात अगर करें, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका दायरा बढ़ा के उसमें राइट टू डिसेंट भी शामिल किया, कि असहमति का अधिकार। लेकिन उसको लेके ये जो करंट रेज़ीम है, कितना प्रॉब्लम है, उनको कितना ऑब्जेक्शन है। कोई भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो एनएसए, यूएपीए का कितना मिसयूज़ जो है, खुद कोर्ट ने भी बोला है कि इतना मिसयूज़ हो रहा है इस रेज़ीम के द्वारा। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, शर्मा जी असम के जो सीएम हैं, तो उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, वो गवर्नमेंट से सैलरी पाते हैं, तो वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, जो प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, उनके सर्विस कोड में ही लिखा है कि इस तरह की मतलब ये नहीं कर सकते हैं। अ, लेकिन सही को सही और गलत की गलत बात रखने का जो है, वो होना चाहिए। उसको आप इससे लिंक करके, और जो जनता को सही कहने का, और गलत क्या, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है तो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे? ये क्या बात हुई? और एक जो कैटेगरी बची थी, सेट ऑफ पीपल जो है, जो प्रोफेसर्स, टीचर्स से, जो कहते हैं ना कि कहीं हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि गुरु और जो चिकित्सक हैं, इनसे जो है, अगर आप इनसे छुपा रहे हैं, या फिर उनका अगर क्रिटिसिज़्म आप नहीं सुन रहे हैं, तो फिर समझिए कि प्रॉब्लम हुँ। है ना? तो वो राज धर्म का ही और उसका ही अहित होगा लॉन्ग टर्म में जाके। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कहना है कि हम इसको बदल देंगे, इसके लिए कानून लाएँगे कि टीचर्स नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकें। हम तो इतना दंग रह गए कि गज़ब हाल है। अब बिहार में यही अनऑफ़िशियली चल रहा है। चाहे लेटर्स निकाला गया हो शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप अम जो है यूनियन नहीं बना सकते टीचर्स, और ये नहीं कर सकते। आम जनता को ये अधिकार है कि वो यूनियन बना सके, संघ बना सके, और टीचर्स क्या आम जनता नहीं है? मतलब क्या मतलब उस कैटेगरी में नहीं आते कि वो नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? हाँ, कुछ हुँ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल करे वो संघ, या फिर तब आप जो है उसपे, उस पर्टिकुलर चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन संघ बनाने पे सवाल इतना बेसिक पे, हमारे यहाँ अनऑफ़िशियली चल रहा है, वहाँ पे असम के सीएम ने कह दिया, ऑफ़िशियली कह दिया कि हम बदलाव लाएँगे इसमें कानून में। तो ये तो हैरत करने वाली बात है, पता नहीं कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया, लेकिन अब मुझे लगा कि ये क्या है मतलब। उसके बाद जो है, ये गवर्नमेंट द्वारा पास्ट 10 इयर्स जो है, उसमें
ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का जो मामला है, तो भागवत जी ने ये एक स्टेटमेंट दिया और उससे सेटबैक हुआ और फिर वापस लिया गया चीज़ें जो है। तो ईडब्ल्यूएस लाया गया, तो मुझे लगता है कि ये समझने की ज़रूरत है कि रिज़र्वेशन लाया ही क्यों गया? जब डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा और डिबेट को उस समय की हम लोग को पढ़ने समझने की ज़रूरत है, और अगर उतना भी नहीं कोई कर सके तो कम से कम आर्टिकल 15 के जो लिखा हुआ है एग्ज़ैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में वही कोई पढ़ ले। उसमें लिखा हुआ है कि रिज़र्वेशन जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड उस ग्राउंड पे दिया जाएगा। उसमें फाइनेंशियल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। और ये सरकार द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस का लाया गया, तो रिजर्वेशन का आधार गरीबी माना गया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो मैं भी इसको भी ईडब्ल्यूएस को भी हम कहीं न कहीं एक इंडिकेटर मानते हैं कि बदलाव लाने का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने की इनकी मंशा है। और देखिए मंशा जो है अब वही है कि कोई चीज़ करने का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मंशा नियत पे सवाल है मेरा कि आप किस नियत से कोई चीज़ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक बदलाव नहीं हुए हैं, इसके पहले किसी सरकार ने किया नहीं है। 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 इंदिरा गांधी द्वारा जो किया गया था, वो जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतना सारा जो है उसमें बदलाव किया गया था, उसपे सवाल भी उठे, इमरजेंसी पे भी सवाल उठे और कांग्रेस उसको आज तक जो है जस्टिफाई नहीं कर पाई है। तो ये वही है कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसीलिए विपक्ष का मजबूत रहना ज़रूरी है। अगर सत्ता में जो है वो सिंगल हैंडेडली बहुत उसको पावर में लग रहा है और नंबर्स हैं, तो 400 पार के बाद भी वही मंशा है कि जो है हमें किसी का मुँह देखना ना पड़े और डेलिब्रेशन और ये सारी चीज़ें नहीं, हम चाहें और सीधे कानून पास हो जाए। राज्यसभा में भी हमारी मेजॉरिटी हो, लोकसभा में तो अभी है ही। तो इसके पीछे टेक्निकल बात ये है। अ, तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आधार है, आधार का इन लोगों ने विरोध किया था जब विपक्ष में थे बीजेपी गवर्नमेंट ने, और अब जो है उसको ये लोग धीरे-धीरे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं मैंडेटरी नहीं हो सकता है, राइट टू प्राइवेसी और कई सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन आधार आप देखिए उसके बिना केवाईसी नहीं हो सकता है और आधार एक तरीके से मैंडेटरी हो गया है। उसके बाद से मणिपुर में जो घटना हुई और जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जा रहे हैं और मतलब वो मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं गए और तो ये जो मंशा जो है इस पे मुझे ये डाउटफुल लग रहा है कि मंशा क्या है? जजेस जो हैं वो जिस तरह से ऑफिस ऑफ बेनिफिट ले रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, वो चिंताजनक है। जो हमारे इंडिया में है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीज़न ऑफ पावर है, तो अ, ये जो है ये लाइन जो है वो ब्लर हो रही है, तो ये चिंता की बात है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो जो इंडिकेट करती है एक्शंस जो है कि इनकी मंशा जो है, नियत जो है वो सवाल इनको कटघरे में खड़े करती है कि ये मुझे लगता है कि नहीं ये सचमुच जो है इस तरह का ये करना चाहते हैं बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ी थी जो सभी उन बिंदुओं को उन्होंने इंडिकेट किया है। एक है ना कि भाई सीधे तौर पर जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वो और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें याद याद होगा कि अभी जो व्हीकल एक्ट में जो बदलाव हुआ, किस तरीके से सारे ट्रक ड्राइवर और ट्रक एसोसिएशन के लोग सड़क पर उतर आए और आखिरकार इनको रोकना पड़ा उस एक्ट को। उस एक्ट में भी क्या था, मान लीजिए कोई ड्राइवर के तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना उसको वेतन ही है। आप फाइन कीजिए तो 10 लाख। इस तरीके की कई चीजें इन्होंने की हैं जो जो इंडिकेट करता है कि ये संविधान को बदलने के लिए तो सोच नहीं रहे। चलिए लक्ष्मी बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप जुड़ी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।